1957 February 25th फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया अमेरिका के एक शहर में पुलिस को एक स्टूडेंट की तरफ से कॉल रिसीव होती है। और उस कॉल में उनको पता चलता है कि एक पेंसिल्वेनिया के एक शहर फिलाडेल्फिया के एक दूर शहर से थोड़ा सा बाहर के इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है तो एक कार्डबोर्ड नुमा बॉक्स के अंदर एक 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी निकलती है। पहले आसपास के इलाके में ही इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उस बच्चे के बारे में या उसके नाम के बारे में या उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता। जब पोस्टमार्टम होता है बच्चे का तो फर्स्ट एग्जामिन रिपोर्ट जो होती है उसमें आता है कि इस बच्चे को सर पे मल्टीपल चोटें लगने की वजह से अमवात हुई है, उसकी मौत हुई है। थोड़े अरसे के बाद ये इंकशाफ भी होता है कि जब बच्चे की बॉडी को गौर से देखा गया तो उसकी रिब्स जो पसलियां होती हैं वो नजर आ रही थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ये अंदाजा लगाया कि इस बच्चे को काफी दिनों से खाना भी नहीं दिया गया था। कई दिन गुजर गए, कई साल गुजर गए, इन्वेस्टिगेशन जारी रही। मिसिंग पर्सन के नाम से एक पैम्फलेट, मिसिंग किड के नाम से एक पैम्फलेट छपवाया गया जो कि पूरे स्टेट पे लगाया गया, पूरे शहर में लगाया गया कि कोई तो हो जो आगे बढ़ के बोले कि ये हमारी औलाद है या हमारा। कहानियां बनना शुरू हुई। जब बॉडी मिली थी बच्चे की तो उसके सर पे बाल नहीं थे, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मारने से पहले इसको गंजा करवा दिया गया। जब उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक नाई सामने आया और उसने बताया कि शायद ये वो बच्चा है जो डेथ से 1 हफ्ते पहले मेरी दुकान में आया था अपने बड़े भाई के साथ और एक यूजुअल फैमिली की तरह उसने अपने बाल शेव करवाया और वो चला गया बगैर कुछ अनयूजुअल हुए। जब उसकी इस थ्योरी को एग्जामिन किया गया तो पता चला वो किसी और बच्चे के बारे में बात हो रही थी। तो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन उसी पॉइंट पे आ गई कि आखिर ये बच्चा है कौन। फिर एक और उसी इलाके के करीब में एक फॉस्टर होम था जहां पे बहुत सारे बच्चों को एक कपल था वो रखता था। उनसे इन्वेस्टिगेशन की कि कहीं आपके ही इदारे से तो ये निकल के नहीं आए, क्योंकि उस कपल के बारे में ये मशहूर था
कि वो जो बच्चे उनके फॉस्टर होम में मौजूद हैं उन पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा इल्जाम साबित नहीं हो सका। फिर अरसे के बाद एक लड़की सामने आई जिसने बोला कि मेरी वालदा जो हैं वो गुलाम खरीदा किया करती थी। तो उन्होंने भी, उसने कहा कि ये इस बच्चे को मैं जानती हूँ, ये मेरी वालदा का स्लेव है। उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उससे सारे वाकयात पूछे गए। उसने बताया कि मेरी वालदा जो है वो गुलाम खरीदती हैं और उनसे काम करवाने के लिए। और फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे चलती गई तो पता चला कि उनकी वालदा जो है वो एक जहनी मरीज़ा थी और वो स्लेवरी के साथ सेक्स स्लेव के तौर पे भी बच्चों को इस्तेमाल किया करती थी। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उस कहानी को वेरीफाई करने की कोशिश की गई, तब भी इन्वेस्टिगेटर्स को यही बात पे वापस आए कि ये उस बच्चे की बात नहीं हो रही जिस बच्चे की डेड बॉडी इनको मिली है। फिर एक और र्यूमर फैली कि इस बच्चे को शायद डुबा के मारा गया। कहते हैं कि उसको दफना दिया गया था बच्चे को आफ्टर फ्यू मंथ्स। फिर उसकी कब्र खोदी गई। जब नई इन्वेस्टिगेशन शामिल हुई, नए लोग इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, इदारा बदला, फिर उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई, उसको फिर पोस्टमार्टम किया गया। उस दफ़ा कुछ 10 साल हो गए थे तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, डीएनए टेस्ट आ गया था। तो उसकी स्किन के टिश्यूज से पता ये चला कि इस बच्चे को डुबा के मारा गया। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ये केस जो है वो दबता चला गया। लेकिन चंद ऑफिसर्स थे जो इस बात पे अड़ गए थे कि ये आखिर बच्चा है कौन और इसकी डेथ हुई कैसे। तो उन्होंने ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनको हायर किया। उनको ये जॉब दी गई कि पता कराया जाए कि ये आखिर है कौन, ये मिस्टीरियस बच्चा है कौन। उसके स्केच बने, दोबारा से हर जगह पे उसकी तस्वीरें लगाई गई, अखबार में डाली गई, स्कूल्स में लगाई गई, मार्केट्स में लगाई गई। लेकिन फिर कोई खबर नहीं। फिर एक इसी तरह का सिमिलर वाकया न्यूयॉर्क में पेश आता है चंद साल के बाद, कि 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और उसका जो किडनैप करने वाला इंसान था वो पकड़ा जाता है। तो फिलाडेल्फिया की पुलिस जो है वो न्यूयॉर्क जाती है, उधर इन्वेस्टिगेशन करती है। एग्जैक्ट सिमिलर केस होता है कि 2 साल के बच्चे को एक शख्स जो है वो हॉस्पिटल से किडनैप करता है और फिर उसके साथ कुछ बदसलूकी करता है, हरासमेंट करता है, मारता पीटता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई दोबारा से इन्वेस्टिगेशन उसी पॉइंट पे आके रुक गई कि वो कोई और बच्चा था और वो कोई और मर्डरर था, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई नहीं जानता कि ये बच्चा कौन है, इसका क्या नाम है।
और अगर आप गूगल करना चाहें तो अमेरिकाज अननोन चाइल्ड के नाम से ये मशहूर है। स्टोरी जो है आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। बाद में जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, चूंकि फैमिली मेंबर्स नहीं थे, कोई था नहीं दफनाने वाला, ओन करने वाला, बॉडी ओन करने वाला, तो इसकी डेड बॉडी को ऐसे ही किसी जगह पर रख दिया गया। तो जो इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने पैसे जमा किए और इस बच्चे की जो है तदफीन कराई गई। ऐसे कई सारे और वाकयात इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे कई सारी कहानियां हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं। कहानियां तो दूर की बात, इस बच्चे का ही नहीं मालूम कि ये आखिर था कौन। फ्रॉम कराची स्टूडियोज तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मस्त एफएम 103। कराची के स्टूडियो से मैं हूं मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का रहेगा। हमारे शो में शामिल होने के 3-4 तरीके हैं, जल्दी बता देते हैं ताकि आप लोग भी हमारे शो में शामिल हो सकें। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अपने SMS भेजना चाहते हैं, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, अपने SMS भेजिए 6278 पे, KHI टाइप कीजिए, फिर अपना पैगाम लिखिए और भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 0213452071। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ 0213452071। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपनी ईमेल्स करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप लोग हमें लाइव सुन सकते हैं, ट्विटर पे आप लोग अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। ट्विटर पे हैंडल है मेरा @minhaj Ali Askari, twitter.com/minhaj Ali Askari, और आप मुझे वहाँ पे अपने पैगामात भेज सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि हम शो के बाद अपना इंस्टाग्राम लाइव भी करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ वाक़यात, कुछ अगर आप लोग शेयर करना चाहें अपने साथ कुछ हुए हुए वाक़यात तो वो भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझे मिनहाज अली अस्करी नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक खुशखबरी ये है कि हम अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से एक्टिव कर रहे हैं और होपफुली वो आज से एक्टिव हो जाएगा। तो आज की एपिसोड जो है वो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग हमें www.youtube.com/minhaj Ali Askari चैनल पे सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी इंक्लूडिंग स्नैपचैट, तो वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। खैर,
ये एक वाक़या मैंने आपको सुनाया 1957 से, ये 1957 25 फरवरी से ये वाक़या शुरू हुआ और टिल डेट आज तक अमेरिका, जो कि हर वक्त ये कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बेस्ट हैं दुनिया में, वो इस मसले को, इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकी। इसी तरह के कई और हजारों वाक़यात हैं जो कि अनसॉल्व रहे हैं। कभी किसी वाक़े को, किसी केस को वो AA केस में डाल देते हैं। AA केस आई थिंक वही होता है जो जिस पे जो सॉल्व ही नहीं हो पाता, यानी जिसके ऊपर कई सारे इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है इस्तेमाल हुआ हुआ मर्डर के अंदर, या फिर अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, या फिर जो वाक़या हुआ है वो यूजुअल सर्कमस्टांस में नहीं है। बहुत सारे जो केसेस होते हैं जो AA में आ जाते हैं, हो सकता है कि मैं टर्म शायद गलत यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो वो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दे। और एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, तलाश, आमिर खान की फिल्म है, सबने देखी होगी। उसमें भी यही बार बार एक AA फाइनल कुछ इस तरह की टर्म है जो यूज़ होती है पुलिस की उसमें, तो ये लगाई जाती है उस वक्त जब केस सॉल्व नहीं हो पा रहा होता। ये तो एक अमेरिका का एक वाक़या मैंने बताया, ऐसे कई सारे वाक़यात अमेरिका में हैं, फिर UK है, इंग्लैंड है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं और कितने सालों से हैं, तो कितने वाक़यात होंगे जो कि सॉल्व नहीं हुए होंगे। आप लोग के पैगामात आज हम जल्दी से जल्दी शामिल करते हैं और फिर हमारी जब फ़ोन लाइंस खुल जाएंगी तो आप लोग की कॉल्स भी हम लेना शुरू करेंगे। अगर तो आज आपने फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम लॉग इन किया है देन बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सब तमाम सुनने वालों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी की खुशबू है वो दिन बर दिन हम सब लोगों पे बढ़ती चली जाए और इसी तरीके से हम सब लोग खुशी से ये दिन मनाते रहें बगैर किसी को तकलीफ दिए, बस। खैर, हेलो मिनहाज, आई एम हमजा खानजादा, योर शो इज ऑसम, कीप अप द गुड वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहा, थैंक यू। फ़हीम मुगल, आपका भी शुक्रिया। नरगिस फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आपका प्रोग्राम 2 वीक तक नहीं आया, हम बहुत मिस किया। बिल्कुल जनाब, एक तो 40वां था जिसकी वजह से हम शो नहीं कर पाए। अगेन वो भी एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली हमारा एक इम्पॉर्टेंट डे है। सेकंड, जो लास्ट वीक शो नहीं हो सका उसकी रीज़न ये है कि मैं बिल्कुल शो करने के लिए निकल ही रहा था, लेकिन मेरे साहबजादे, मेरा बेटा छोटा है तो उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और उसको मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वो हम 1-2 दिन काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात पे आप माफ़ कर देंगे। खैर, और आप लोगों से दुआ है कि उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। आरफा अली, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। इसके अलावा ईजान हसन, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के पेपर रिजल्ट्स आए हैं शायद अभी, और अगर आप लोग पास हो गए हैं तो ज़बरदस्त है, और अगर कोई बेचारा फेल हो गया है कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, एक दफ़ा फेल होने से कोई ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, बस अपनी गलती को मानिए और आगे बढ़िए। गुल आफरीदी, थैंक यू सो मच। अरहम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गुल, अच्छा, आप सुमैया हुजैर, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अली साहब, आपका मैसेज आया है, थैंक यू। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी पैगामात का। खैर जनाब,
ये हमारे एक चंद SMS थे जो हमने अभी शामिल किए अपने शो में। हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं 0213452071। ये वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने SMS हमें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के पास रेडियो नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल पर रेडियो नहीं आता, तो आप लोग की ये प्रॉब्लम भी हमने दूर कर दी है। आप लोग हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए जो कि है official.minhaj Ali Askari, और उधर जो है हमारा फेसबुक लाइव एक्टिव होता है, तो आप उधर भी हमारा शो सुन सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने कुछ ईमेल्स की तरफ जो कि हमें भेजी गई हैं। इन 2 हफ्तों में बहुत सारी ईमेल्स आई हैं एंड माजरत आप लोगों से कि आप लोग को ये तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं जो कि आई थिंक बताने से समझ नहीं आते, जिस पे गुजर रही होती है उसको पता होता है। खैर, पहली ईमेल है इमरान जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम इमरान है और मैं नाज़िमाबाद में रहता हूँ। ये वाक़या आज से 15 साल पहले मेरे वालिद मरहूम के साथ पेश आया। मेरे वालिद साहब रिक्शा चलाते थे और रात 3 बजे तक घर वापस आते थे। एक बार दिसंबर के महीने में रात के 2-3 बजे के दरमियान का टाइम था। वालिद साहब डालमिया रोड पे सवारी का इंतजार में खड़े हुए थे। हल्की बारिश हो रही थी और सख्त सर्दी थी। एक औरत वालिद साहब के पास आई और लालू खेत जाने का कहा, तो वालिद साहब ने उसे बिठा लिया। मेरे वालिद को लगा कि वो औरत किसी शादी की तकरीब से आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सजी संवरी हुई थी और फुल मेकअप में थी। अब वालिद साहब ने सोचा कि घर जाने का टाइम भी आ गया, इसे ड्रॉप करके घर चला जाऊंगा। इसलिए काफ़ी स्पीड से वालिद साहब ने रिक्शा भी चलाया, और चूंकि उस इलाके से इतना दूर नहीं है लालू के, तो हम मुश्किल से 10 मिनट में वालिद साहब पहुंच गए। फिर उस औरत से पूछा कि कहाँ उतारूं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब 2-3 दफा पूछने पर भी कोई जवाब ना मिला, तो वालिद साहब ने रोक कर पीछे देखा, तो वहां वो औरत नहीं थी। मेरे वालिद सख्त हैरान हुए, क्योंकि जिस स्पीड से वो आए थे उसमें किसी का जंप लगाना नामुमकिन था। खैर, मेरे वालिद ने नाज़िमाबाद पहुंचकर रिक्शा स्टॉप पर खड़ा कर दिया। और मेरे वालिद की एक आदत थी कि जब रिक्शा हवाले करते थे ओनर के, तो एक दफ़ा पूरे रिक्शे की सर्च ज़रूर करते थे, ताकि कुछ किसी सवारी का सामान अगर रह गया हो तो वो अपने पास रख लिया करते थे। उस रात भी वालिद साहब ने टॉर्च ऑन करके चेक किया, तो उनको एक बहुत ही अजीब चीज़ नज़र आई। वो औरत जिस जगह बैठी थी वहाँ पर जहाँ पैर रखे होते हैं, तो बारिश की कीचड़ की वजह से उसके पैरों के निशान छप गए थे, जो कि नंगे पैरों के निशान थे। और डरा देने वाली बात यह थी कि वो उल्टे थे। कहते हैं ये वाकया बिल्कुल सच्चा है, जो कि मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ पेश आया, और अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला जनाब। एक और ईमेल है जो कि मैं शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल समद राजपूत फ्रॉम कराची। मिनहाज, जो वाक़या मैं बताने लगा हूं ये कुछ 3 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरा दोस्त जोहर की नमाज पढ़ के फारिग हुए। हमारी आदत थी कि जोहर के बाद कुछ देर तक मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे, और इतने में मस्जिद खाली हो जाया करती थी। फिर एक दिन हम जब जाने लगे, मस्जिद से निकलने लगे, और हाँ उस दिन बारिश हो रही थी, तो मस्जिद के दरवाजे के पास में एक बुजुर्ग देखे जो उस दिन से पहले और उस दिन के बाद कभी नहीं दिखे। तो फिर जब मैंने उन्हें देखा तो वो बस चुप खड़े हुए थे और सर नीचे करके खड़े हुए थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही कोई ज़रूरतमंद है, और उस दिन मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उनको दे दिए और घर आ गया। इशा की नमाज पढ़ी और रात को उसी दिन मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तो तकरीबन 12:30 का टाइम होगा।
मेरी कमरे की खिड़की से खुशबू आना शुरू हो गई। पहले तो मैंने इग्नोर किया, मगर कुछ देर में और तेज हो गई। फिर मैंने सोचा कि बहन ने शायद कोई परफ्यूम या क्रीम लगाई होगी। मैं बहन के कमरे में गया तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, तो वो उल्टा वहां पे पढ़ाई कर रही थी। मैं सोचा कि कोई बाहर लगा के गया होगा या बाहर किसी ने लगाई होगी। मैं फौरन बाहर गली में गया तो पूरी गली सन्नाटा था। फिर मैं अपने रूम में वापस आया तो वो खुशबू और तेज हो गई थी। वो बस सिर्फ मेरे रूम में ही आ रही थी और घर के किसी और रूम में नहीं थी। मैं डर गया। मैंने अपनी बहन को बुलाया, उसे भी आ रही थी। जैसे ही मैंने विंडो के पास जाकर खड़ा हुआ, वो खुशबू मेरे पास, ऐसा लगा कि वो खुशबू मेरे पास आ रही है, और ऐसी खुशबू जो कभी नहीं मैंने सुनी। फिर मैं और मेरी बहन दुरूद पढ़ने लगे। तो दुरूद पढ़ते पढ़ते वो खुशबू और तेज हो गई। फिर मैंने जाकर वालदा को बुलाया जो अपने रूम में सो रही थी, बताया कि क्या हो रहा है रूम में। जैसे ही वालदा मेरे रूम में आई, वो खुशबू गायब हो गई और ऐसी गायब हुई जैसे कि थी नहीं। मैं और मेरी बहन हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। वालदा ने कहा कि कुछ नहीं, सो जाओ। जैसे ही वालदा रूम से गई, वो खुशबू दोबारा आना शुरू हो गई। खैर, उसे मैंने वालदा और बहन को अपने ही रूम में सुलाया अपने साथ, मगर वो खुशबू फजर तक आती रही। फिर उसके बाद मुझे कुछ ख्वाब में बुजुर्ग और बहुत कुछ नजर आना शुरू हो गया, जैसे खाने काबा, मस्जिद हरम सॉरी, और बहुत कुछ। फिर दिखाया तो पता चला कि एक नेक बुजुर्ग हैं जिनकी मैंने मदद की थी और उनसे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, माजरत सबसे पहले कि मस्जिद हरम जो है वो मैं सही नहीं बोल पाया। ये 2 ईमेल्स आपने सुनी। ऐसे कई सारे वाकयात होते हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं, और स्पेशली इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि जिनकी कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसको इंसानी दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता फौरन ही। जैसे इंसान को गिरा, चोट लगी, खून निकला तो फौरन एक्सेप्ट कर लेते, क्या गिरे हैं तो चोट लगी है। लेकिन बैठे बैठे हाथ कट जाना या दीवार में से खून आना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सारे टाइम लोग समझते हैं कि दूसरा बंदा पागल है, इमेजिन कर रहा है, लेकिन जिसके साथ वो हो रहा होता है, गुजर रहा होता है वाकया, सिर्फ उसी को सच्चाई का पता होता है। ऐसे कई सारे वाकयात आप लोगों के साथ भी पेश आए होंगे। तो अगर आप लोग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071। इसके अलावा आप लोग हमें अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद।
जनाब थोड़ी सी माजरत आप लोगों से सबसे पहले कि आज जो है वो अगेन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारी फेसबुक लाइव भी जो है वो बंद हो गई है। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाए, और साथ साथ हमारा अचानक से फ़ोन लाइंस भी हमारी बर्बाद हो चुकी हैं। आई थिंक हमारी टेक्निकल टीम को चाहिए कि ज़रा नज़रसानी करें। हर दफ़ा ये शो पे जो है फ़ोन का मसला ज़रूर होता है, और मैं तंग आ गया हूँ बता के अपनी टेक्निकल टीम को, लेकिन इनको शायद या तो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आती या कोई हमारे लाइनमैन का मसला है। खैर, आप लोग अपने ईमेल हमें ज़रूर भेज सकते हैं। अगर आप लोग आज अपना वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल्स भेजिए official.minhaj-ali-askari पे। इसके अलावा आप लोग हमें SMS कर सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। चलो जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। माजरत कि थोड़ी बहुत बार बार बोलने से फ़ायदा नहीं है। खैर, उम्मीद करते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम जो है, अब मैं ऑनर बोलना पड़ रहा है मुझे, कि ये मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर ले, वरना हमें फिर इत्तेफाक से यही करना पड़ेगा कि हम टेलीफोन लाइंस बंद कर देंगे और सब कुछ समझ ही नहीं आता है। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं औरंगी टाउन से सबा बात कर रही हूँ। जी सबा साहब, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। मिनाज, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का लाख शुक्र बेहतर हूँ। आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा था, बहुत मायूसी हो रही थी। मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा चलें, बहुत बहुत माजरत। मैंने बताया रीजन कि एक इस दफा जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट दिनों की छुट्टी जो आती है वो जुम्मे वाले दिन ही आ जाती है। जी जी। तो उसमें मेरा शो जो है वो सफर करता है। फिर एक दिन जो है हमारे चूंकि स्टूडियो रेनोवेट हो रहा है तो वो उसकी वजह से स्टेशन बंद था, फ्यूमिगेशन हुई थी, उसके लिए बंद था। फिर एक लास्ट फ्राइडे को मेरे साहबजादे की तबीयत खराब हो गई तो उसको हॉस्पिटल लेके उसी टाइम पे भागना पड़ा। अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर दे। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज कराना चाहते हैं रूहानी। मैं उन हजरात से, खवातीन हजरात से ये कहना चाहती हूँ कि वो कहीं इलाज कराते हैं ना अपने किसी रिश्तेदार का, बच्चों का, तो वो पता बताया करे सही, ताकि कोई इलाज करवाना चाहे तो वो वहाँ जा सके, उनसे इलाज करवा सके। आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी जी, मैंने बताया था ना, मैं सब बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मर जाते थे, 7 शाम के बच्चे आते थे मेरे घर में। 4 बच्चों की लगातार डेथ हुई है। अच्छा, मैं आपकी और उनकी उम्र 7 साल होती थी? नहीं, फिर एक बेटा मेरा सलमान जिसकी डेथ हुई
वो 10 महीने का था। 7 शाम के बच्चे मैंने मारे थे। फिर दूसरा बेटा मेरा 3 महीने का था, सलमान, उसकी दफा मैंने 7 बच्चे हाँ शाम के मारे थे। फिर उसके बाद 2 बच्चे थे मेरे, एक बेटा एक बेटी जुड़वा, जो पैदा होने के बाद मर गए। फिर मैंने शाम के बच्चे नहीं मारे कभी। किसके बच्चे नहीं मारे? सांप के बच्चे। सांप के क्या? अच्छा, मुझे आप दोबारा से वाकया बता सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रही बात बिल्कुल। जी, मेरा नाम सबा है। मुझसे किसी ने बच्चा मांगा था, सजानी टाउन 4A में रहती थी, उसी टुकड़े वाले ने। तो कहने लगा मैं गौस पाक का इतना मुलाजिम हूँ। उसने कुछ दालें वाले मुझसे मांगी, मुर्गी उर्गी, जो हमने ना उन दिनों में कुछ बीमार भी थी। सही। तो जो बेटा मेरी गोद में था ना 15 दिन का, जी जी, वो 10 महीने का होकर मरा। सही। 7 शाम के बच्चे आए और मैंने मारे। अच्छा सुनिए, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मरा वर्ड ना यूज करें, इंतकाल वाला वर्ड यूज करें। अच्छा, इंतकाल हुआ, सॉरी, इंतकाल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मिनाज, मैं बहुत बीमार हूँ, 10 साल से बेड पर हूँ। 10 साल पहले मुझे चोट लगी थी रीढ़ की हड्डी पर। सही। बच्चों के हाँ इंतकाल के बाद फिर वो दूसरा बेटा मेरा 3 महीने का होकर इंतकाल हुआ उसका। जब 7 शाम के बच्चे मुझे घर में अंदर बाहर नजर आते रहे, मैंने नहीं मारे। उसके बाद मेरे 2 जुड़वा बच्चे थे, बेटा बेटी, वो उसी दिन पैदा होकर मर गए। तो जब 6 मंथ के थे मेरे पेट में, तो फिर शाम के बच्चे घर में आने लगे। मैंने जहाँ जहाँ लोगों ने बताया, क्योंकि मेरा ताल्लुक है सिंध से, लाड़काना से, कराची में मैं नई थी, तो मैंने बहुत रूहानी इलाज करवाया, मगर वो बच्चा नहीं बचा। उसके हाँ मकसद, पहला बेटा सलमान 10 महीने का, दूसरा बेटा बासा 3 महीने का, फिर 2 जुड़वा बच्चे। और उसके बाद जो मेरा बेटा है ना 11-12 साल का, साद, वो बीमार था बहुत ज्यादा। उसकी आंख में इन्फेक्शन बहुत, यानी कि उसकी हालत खराब थी। अब कुछ सही है वो बेटा मेरा। सही। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे बहुत से लोग, एक साहब ने मुझे किसी ने बताया था, जैसे प्रोग्राम मलिर में मेरी बहन जुबैदा खातून भी देख रही हैं, और सजारी में मेरे भाई मुझसे बड़े सईद, वो भी देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, तो मैं आपका प्रोग्राम अभी 2-3 महीने से देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सॉरी। तो जैसे एक बताया गया था कि हैदराबाद के किसी गाँव में एक बूढ़े शख्स है जो इलाज करते हैं। मैं चाहती हूँ कोई मुझे उसका पता बता दे। अच्छा, नहीं अभी ये देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं साफ क्लियरली एक बात बोलता हूँ अपने शो में कि मैं जो हूँ ये चीज प्रमोट नहीं करता, मैं बताता आगे, क्योंकि ये एक ऐसी भारी जिम्मेदारी है कि जो मेरे सर पे आ जाएगी कि आप कोई भी, अल्लाह ना करे कि उल्टा सीधा वाकया हो गया तो कहेंगे कि मैंने मिनहाज के शो में सुना था इनके बारे में। तो इस वजह से ना मैं चाहता हूँ कि लोग बताएं, और ना मैं चाहूंगा। नहीं, ये हकीकत है। अभी मुझे ना मेरी बड़ी बहन ने बताया 1 हफ्ता पहले कि उनकी ना मोहल्ले में एक जान पहचान है, उनके मामू कोई चचा रहते हैं, ये गोरा कब्रिस्तान के सामने उनका घर है। 8 साल में उनकी 8 मौतें हो गई, और वो रूहानी इलाज करवाते हैं। वो मकान छोड़े उसी दिन तारीख में, जो 1-2 दफा उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर उन्होंने बिल्ला देखा, बिल्ला। फिर वो दरवाजा खोलते ही नहीं है। उसी दिन तारीख में, उसी साल, हर साल 8 मौतें हो चुकी हैं। उसी साल तारीख मतलब समझ नहीं आया मुझे, मतलब उनकी क्या कैलेंडर सेम? हर साल एक मैयत होती है उनके घर में। हर साल होता है। रात के वक्त उनका कोई गेट बजाता है, वो खोलते नहीं है। एक दफा उनके घर में एक लेडीज ने गेट खोला था, तो उनको हार्ट अटैक हुआ। हाँ, वो उनका इंतकाल हो गया। तो उनके घर में मुसलसल ये सिलसिला है 8 साल से। अब कुछ दिन पहले 8वीं उनके घर में इंतकाल हुआ, तो वो घर छोड़ना चाह रहे हैं। गोरा कब्रिस्तान है ना कराची में, उसके सामने उनका घर है। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। अल्लाह मियां आपको सेहत, बहुत शुक्रिया मनाज, अल्लाह ताला आपको भी सेहत और जिंदगी दे, आमीन। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह। मैं खुद बहुत बीमार हूँ। थैंक यू। और बहुत सारे लोग दुआ करें, और स्पेशली आज के दिन तो आपके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे अब जाके इनका वो वाकया याद आया कि इनको हमेशा इनके बच्चों की जो है वो इंतकाल हो जाया करता था, और कुछ इस तरह का था कि इनके घर में सांप और सांप के बच्चे जो हैं वो आते हैं, विजिट करते हैं, ऐसा कुछ है, राइट। खैर, इसी तरह का ये बहुत सारे लोग अभी ये मान रहे होंगे। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ये वाकया सुनाया था तो मैं भी दिल में जो है ये कह रहा था कि यार ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या बातें कर रही हैं सबा साहिबा। मैं बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ। तो मैं ये दिल में सोचा था कि यार ये
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इनका दिमाग का कोई वहम है या कुछ और ये इमेजिन करें। लेकिन फिर मैंने गूगल, हर चीज में गूगल होता है ना आजकल, तो गूगल मैंने किया तो इस तरह के बहुत सारे केसेस और दुनिया में आ गए ना सर। कुछ इससे रिलेटेड नॉर्वे में एक फैमिली है जिनके अभी तक 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके उसमें क्या है, एक ही एज में, कोई आई थिंक 15 साल उनकी उम्र है, जिसमें बच्चा 15 साल तक पहुंचते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और उनके टोटल 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, 6 में से 4 की डेथ हो चुकी है, 2 बाकी हैं। 2 में से एक की उम्र है 14 साल और एक की उम्र है कोई 4 साल या 5 साल। और वो यही सिमिलर उनका भी केस था कि जब भी हमारे घर में कहते हैं कि डेथ हुई है तो फ्यूनरल के बाद या फ्यूनरल वाले दिन ही उनके जो वो सांप नहीं था, उनके उसमें रेप्टाइल ही था, आई थिंक लिजर्ड थी, जो कि उनको नजर आती है। और एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली हर मौत पे ऐसे ही होता है। सुन के भी जो है हैरत हो जाती है कि यार ये खैर। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइन कुछ बेहतर हो गई है। और अगर हमारे सिग्नल्स का मसला आ रहा है, अगर आपको हमारे 103 के सिग्नल्स पूरे नहीं आ रहे, बुरे सिग्नल्स आ रहे हैं, तब भी आप हमें शिकायत करिए, बताइए अपने SMS के जरिए 6278 पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप हमें अपनी शिकायत भेजिए। अब जो है मैं अपनी टेक्निकल टीम के पीछे पर्सनली लगूंगा, अब लगना पड़ेगा। खैर, आप लोग के जो है मैसेजेस शामिल करते हैं जो लोग हमें फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। उबैद और रहमान, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ जहीर साहब, थैंक यू सो मच। अजीम रॉय, थैंक यू आपके भी मैसेज का। अरीबा सत्तार, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मोहम्मद सोहेब सज्जाद, अच्छा सोहेब सज्जाद साहब की कुछ शिकायत हो, कहते हैं मिनहाज, what is this nonsense? At least you were better before, but now I'm shocked having listened your few wordiest about horror show. Originality पे रहो, हैं? Sorry सोहेब साहब, I don't know. माहीन ज़हरा, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शेख अब्दुल मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच। फैज़ान खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैसेज का। और शेमा उस्मान, वो कहते, ये अजीब एक मैसेज आया था जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा। वो कहते हैं या कहती हैं, आई नोटिस्ड द इंसिडेंट विच आई शेयर्ड was a bad omen for your show because since then you haven't been able to do a show. The same happens with my house as well. Whenever they tell anyone about their haunted house incident, their phones stop working for weeks. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ वाक़यात होते हैं जो मैं ऑन एयर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ना हमारे 103 की ये पॉलिसी है, ना हम चाहेंगे इस तरह की बात करना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या फेक बात हो रही है और ये सब, जैसे सोहेब साहब को पता नहीं मेरी क्या बात बुरी लग गई, माजरत सोहेब साहब। खैर, आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे। बढ़ते हैं अपनी ईमेल्स की तरफ। एंड जो नेक्स्ट ईमेल है वो हमें भेजी है अनस ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, माय नेम इज़ अनस, मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ और आपका शो सुनता हूँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो मैं और मेरी फैमिली के साथ पेश आया। ये 2012 की बात है जब आपका शो दूसरे स्टेशन से आता था। मैं और मेरा भाई आपका शो लाउड स्पीकर पे सुनते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं और मेरा भाई आपका शो सुन के फ्री हुए। जिस रूम में हम आपका शो सुन रहे थे उसी रूम की दहलीज पे एक ब्लड की लाइन हमें नजर आई। हम सब हैरान हुए कि ये ब्लड कहाँ से आया। हम सब मेंबर्स ने अपने अपने हाथ पांव चेक किए,
कि हम में से किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन किसी की कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही किसी जानवर का ब्लड था। आप यकीन करें मिनहाज, जब मैंने उस ब्लड को चेक किया तो वो बिल्कुल ताज़ा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ से ये लाइन बनाई है। जब हमने अपने जानने वालों, जो कि एक रूहानी आलिम हैं, उनको बताया तो उन्होंने कहा कि किसी आसमानी मखलूक की शरारत हो सकती है। हम आज तक ये बात समझ नहीं सके कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या ये आपका शो लाउड स्पीकर में सुनने की वजह से हुआ या कोई और वजह थी, पता नहीं यार। मेरे शो की वजह से नहीं हुआ होगा। 110% शो ये लाउड स्पीकर की वजह से हुआ होगा, इसलिए आई एम अगेंस्ट लाउड स्पीकर्स। इतनी आवाज़ रखें जो आपके लिए सही हो, दूसरे के लिए वो बायस ज़हमत ना बन जाए। वेल ओमी हसन जो है उनका मैसेज आया है और बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज़ खान कहते हैं मिनहाज, मैं लाड़काना में रहता हूँ और हमारे पड़ोस में आसिफ ज़दा घर है। रोज़ाना मगरिब के वक्त वहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ आती है। ओके रमीज़, आप अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और अभी आप लाड़काना में मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि हर रोज़ आपको इस तरह की आवाज़ें आती, तो आप क्यों ना हमें एक वीडियो बना के भेजें, जो कि आप बना सकते हैं आराम से। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लाड़काना आऊँगा अपनी टीम के साथ और हम उस जगह को मुआयना करेंगे। हम मुआयना क्या करेंगे, देखेंगे एटलीस्ट। मुआयना क्या, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करने जाऊँगा। खैर जनाब, 02134520791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने कॉल हमें कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाक़यात वो हमसे शेयर कर सकते हैं, अगर हमारी फ़ोन लाइंस एक्टिव हैं अभी तक तो। शफक साहिबा ने, वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिनाज, शफक है। मैं आज आपको जो वाक़या बताना चाहती हूँ वो कराची के इलाके बलोच कॉलोनी का है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ ज़्यादातर सन्नाटा होता है। हमें घर शिफ्ट किए हुए कोई 1 हफ्ता हुआ था। एक रात कोई 1 बजे की बात है, हम शादी से वापस लौटे तो देखा घर के दरवाजे पे कोई बैठा हुआ है। अब्बू ने कहा कि कौन हो भाई, यहाँ क्यों बैठे हो, हटो यहाँ से। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और जब उसने गर्दन उठाई तो उसे देखकर हमारी चीखें निकल गईं। वो अजीब शक्ल का आदमी था, उसका चेहरा बहुत गंदा था और अजीब था। एकदम वो खड़ा हुआ तो यकीन करे मिनहाज, मैंने तो क्या कभी किसी ने इतना लंबा आदमी नहीं देखा होगा। और वो उठा और हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गया। हम लोग दुआएं पढ़ते हुए घर में दाखिल हुए। घर में घुसते ही सब ने चेंज किया और एक ही कमरे में सोने का इरादा कर लिया। रात में खौफ से जागते रहे और उसका अजीब चेहरा हमें लगता जैसे यहीं फिर रहा हो। 2 दिन तक हम पे उसका असर रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन दोपहर को खाने के बाद जब कमरे में गए
तो देखा दीवार के बिल्कुल बीच से खून बह रहा था और वो बिल्कुल ताजा था, जैसे अभी अभी टपकाया गया हो। और हमारे उसको देखते देखते वो एक जगह जम गया। रात वालिद को बताया तो उन्होंने कहा कि हमें पेंट कराने का सोचा ही है, तो हम पेंट करवा ही लेते हैं और ये भी साफ हो जाएगा। पेंट के दौरान छोटे भाई ने उस खून को रेगमाल से उखाड़ने की कोशिश की। वो साफ हो गया, मगर पेंट के बाद उसका धब्बा फिर वाजे हो गया। मगर इसके बाद जो हुआ वो सोच के हम आज भी डरते हैं। हमारे भाई, जिसकी उम्र 20 साल है, रातों को उठ के जोर जोर से रोता। कभी कहता इसको मेरे ऊपर से हटाओ, और कभी डर के मारे चीखता और सारी रात आंखें खोले बैठा रहता कि अगर मैंने आंख बंद की तो कोई आएगा। सुबह होते ही वो सो जाता और फिर उठ के उसे ऐसी कोई बात याद ना रहती। आमिलों वगैरह को दिखाया, सूरह बकरा भी पढ़ी, कुछ भी फर्क पड़ा। उसके बाद फिर वही रात को ठीक 2 बजे वो उठ जाता। 3 साल हमने ऐसी अजियत में गुजारे। बहुत दुआओं के बाद ये हुआ कि वो डरना बंद हो गया। तो अब ये सारी कैफियत मेरे साथ होने लगी है। मेरे हाथ पे ऐसा दाग बन गया है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। वो जख्म पक गया है और इतना खराब हो गया है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये स्किन कैंसर है। मेरी वालदा ने बहुत पढ़ाई की, मुसलसल सूरह बकरा पढ़ती रही और पानी भी फूकती रही और वो मेरे हाथ पे लगाती रही और वो पानी मैं पीती ही रही। मेरा जख्म सही हो गया, मगर डर आज भी बाकी है। मुसलसल लगता है कि कोई साथ में है। अकेले नमाज तक नहीं पढ़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। अब अब्बू की भी डेथ हो गई है। घर में फाइनेंशियली भी बहुत मसला है। दुआओं में याद रखिएगा हमारा घर जल्द अज जल्द बिक जाए और हम खैर व आफियत के साथ किसी नई जगह चले जाएं। इंशाल्लाह शफक, दुआ है कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं इंशाल्लाह ताला। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि अस्सलाम वालेकुम इकरा यामीन है। ये वाकया ये पहला मौका है जब मैं शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मिनाज, मेरी रहाइश PCHS ब्लॉक 6 की है और हम यहाँ 1960 से रह रहे हैं। बेसिकली हमारे घर के 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर शुरू से ही रेंट पे, सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे। वो किराएदार 2005 में घर छोड़ के गए और जाते वक्त ट्यूब लाइट के होल्डर्स भी निकाल गए, जिसकी वजह से घर तकरीबन 6 महीने तक अंधेरे में रहा। मेरी तबीयत शुरू से ही थोड़ी ज्यादा एडवेंचरस है और मुझे थोड़ा अकेले रहने का भी शौक था। मैं जिन्नात वगैरह पे बिलीव तो हमेशा से था, मगर उनसे डर कभी नहीं लगा। 9th के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद मैंने अपने वालिद साहब से ये आइडिया शेयर किया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके, चूंकि खाली है, तो उधर अपना रूम बना लूंगी और वहां पे रहूंगी। ये बात घर पे सबको पता थी और फिर मेरे पेपर्स के बाद मैं नीचे शिफ्ट हो गई। मेरे शिफ्ट होने वाले दिन ही अबू ने हॉल में, वॉशरूम में और मेरे रूम में लाइट का भी बंदोबस्त कर दिया था। कुछ अर्सा तक कुछ छोटी मोटी चीजें हुई, मगर जो वाकया बहुत मेजर है वो ये है कि मेरा बेड बिल्कुल सामने खिड़की थी। मेरे बेड के बिल्कुल सामने खिड़की थी और उसके ही राइट पे दरवाजा। खिड़की पे पर्दा रहता था और वो खिड़की और दरवाजा बाहर हॉल में खुलते थे। मैं सोने से पहले बाथरूम की लाइट खोल देती थी और बाकी लाइट्स बंद करके रूम का दरवाजा बंद करके सो जाती थी। मेरे कमरे में पर्दे के बीच वाली झिरी से बाथरूम की लाइट आती थी। एक दिन तकरीबन रात के 3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहां से गुजरा। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फ्लोर पे जो है वो डीप फ्रीजर और फ्रिज वगैरह रखे होते, तो वालिद साहब पानी पीने के लिए आ जाया करते थे। तो मुझे लगा कि शायद वालिद साहब हैं, मगर उसके बाद वो साया बार बार गुजरने लगा, ऐसे जैसे कोई बाहर टहल रहा हो। मैं 10 मिनट तक वेट करती रही, फिर उठी, जाके देखा सब लाइट्स खोल के, मगर कोई नहीं था। वापस आके लेटी तो फिर वही शुरू हो गया। और उसके बाद जब भी 3 बजे जागी भी होती थी तो वही चीज सेम रिपीट होती थी।
मैं अब भी इसी फ्लोर पे हूं और अब भी कुछ चीजें होती रहती हैं। चले, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमें अपनी ईमेल्स भेज रहे हैं, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है, मोबाइल फोन सबके पास हैं, तो अगर आप लोग ईमेल भेजते हैं और अगर आपके साथ कोई वाकया उस वक्त भी पेश आ रहा है जब आप करंट टाइम्स के अपनी ईमेल भेज रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो बना के भी हमें भेज सकते हैं। खैर, 1:15 तकरीबन हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं ट्विटर की तरफ। जो लोग अपने मैसेजेस वहां पे भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। सिद्रा इकबाल, आपका मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा तलहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी कहते हैं, भाई देयर इज समथिंग वियर्ड इन योर स्टूडियो, आई थिंक द टेक्निकल स्टाफ डूइंग इट्स जॉब डिलिजेंटली। आई डोंट नो। खैर, साइमा इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। नाजिश, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा मेराज, दानिश, कोई लाइव स्ट्रीम लिंक ही दे दें, सिग्नल्स नहीं आ रहे 103 के। मैं पता करके बताता हूँ आपको कि कहाँ पे आप सुन सकते हैं। असद हमीदी, थैंक यू सो मच। वलीद, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदिल आवान, थैंक यू सो मच। एंड माज सईद, आपको भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ममरेज, थैंक यू। अब्दुल्ला, थैंक यू। हुनैद, आपका भी पैगाम का शुक्रिया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमारे शो में शामिल होने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें, official.minhaj-ali-askari फेसबुक पेज है। www.facebook.com/official.minhaj-ali-askari के नाम से उधर आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे जो है आप लोग हमारा फेसबुक लाइव सुन सकते हैं। आज अभी फेसबुक लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे इसके बारे में अभी इल्म नहीं है। इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/minhaj-ali-askari। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं minhaj-ali-askari के नाम से। इसके अलावा आप लोग मुझे अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं official.minhaj-ali-askari@gmail.com पे। और 2 सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं वो हैं, एक आप लोग अपने SMS कर सकते हैं, KHI टाइप कीजिए, SMS लिखिए और भेज दें 6278 पे, या फिर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे।
चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हारिस ने अपनी ईमेल भेजी। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम हारिस फ्रॉम कराची। First of all, I would like to thank you that you came back after 4 weeks. 4 weeks? 3 weeks. Just eagerly waited for the show. May you and your family stay safe, healthy and happy. After that, I will like to share an incident which happened with me and my friends just 3 days ago on Wednesday in Karachi University. आजकल हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और वेंसडे को हमारा पेपर था जो 11:30 तक एंड हो गया था, लेकिन मुझे और एक और लड़के को सेमेस्टर सेल में कुछ काम था जो कि शाम 4:30 तक होना था, जो उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। साथ में हमारे 2 और दोस्त भी कंपनी देने के लिए रुक गए। अपने डिपार्टमेंट से कुछ काम निपटाने और फिर एक कैंटीन से लंच करने के बाद हम लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी के काफ़ी अंदर जाके थोड़े वीरान जगह पे एक डिपार्टमेंट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ है, वहाँ का रुख किया। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं वहाँ गया। वो जगह है ही काफ़ी वियर्ड और सुनसान, और जो ISPA डिपार्टमेंट है उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हो। बाकी मुझे नहीं पता व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। वहाँ जाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। खैर, पहुँचे कि हम लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क की और थोड़ा आगे पहाड़ी है उस तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम समझ गए हमें किसी ने देख लिया। आप यकीन नहीं करेंगे मिनहाज, हम जैसे ही वहां से वापस पीछे ISPA डिपार्टमेंट की तरफ आए और आगे पीछे हर जगह देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। लिटरली नो वन वाज देयर। वहां ऊपर से अगर देखें तो राइट पे KU के सिल्वर जुबली गेट से स्टार्ट होने वाला रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। ना वहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक बंदा मौजूद था जिसने हमें रोका हो। सब अपना चल के यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। और वहीं ऊपर से लेफ्ट पे वलेका ग्राउंड है, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। यह आवाज़ हम चारों लड़कों ने सुनी एंड एट द मोमेंट वी ऑल वर फ्राइटेंड, और हम समझ गए कि ये कुछ और है। मैं जो समझ सका वो ये था कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई रुकावट पैदा की गई कि हम मज़ीद आगे ना जाएं और हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। फॉर कंफर्मेशन मेरे वो तीनों दोस्त भी कंफर्म कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि KU के और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनमें से भी किसी के साथ वहाँ कुछ ना कुछ वियर्ड वाक़या ज़रूर पेश आया होगा। एंड देन अल्लाह नोज बेटर कि वहाँ क्या ऐसा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस। कोशिश कीजिए कभी कभी ऐसी जगह पे जाने से गुरेज करें जो जिस जगह से आप वाकिफ ना हो, और अगर जा रहे हो तो पाक साफ वुजू करके जाएं। सारिम की ईमेल आई है। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ईमेल की तरफ ही ज़्यादा आज फोकस करना पड़ेगा। हम थोड़ी देर में फेसबुक की तरफ भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे। जो लोग फेसबुक पे अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, प्राइवेट मैसेजेस भेज रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सारिम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, सारिम है फ्रॉम कराची। ये वाक़या कुछ 5-6 साल पुराना है जब हम रूफी लेक ड्राइव में रहते थे। हुआ कुछ यूँ था कि माई डैड वॉज आउट ऑफ टाउन और घर पर मैं, मेरा भाई, वालदा और उनकी एक कज़न थी और नानी अपने कमरे में, और नानी जो है अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। हम 4 रूम में बैठे हॉरर बातें कर रहे थे कि अचानक से वालदा के रूम में पड़ी मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी खुद मूव हुई। कहते हैं मैं कसम खा सकता हूँ, आई सॉ इट फ्रॉम माई ओन आइज। वो रिमोट कंट्रोल कार आगे हुई, फिर पीछे हुई, फिर उसमें से हॉर्न की आवाज़ आई। असल बात यह थी कि उस गाड़ी की बैटरी मेरे रूम में चार्ज हो रही थी और उसका रिमोट भी मेरे रूम में था जिसमें सेल नहीं थे। द कार मूव्ड ऑन इट्स ओन। उस वक्त हम चारों नानी के रूम में भाग कर बैठ गए और अपनी नानी को पूरा वाक़या बताया। उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर हमारी जान में जान आई। हम अब
शिफ्ट हो गए, लेकिन उस जगह से रिलेटेड मैंने बहुत किस्से सुने और देखे भी हैं। जाने जनाब, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। और ये रूफी लेक ड्राइव एक दुनिया है पूरी, हज़ारों लोग रहते हैं। होपफुली वो इस बात की तस्दीक अगर करना चाहे तो कर सकता है। हुमा बाबर हैं जिन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी है और वो अपना वाक़या हमसे शेयर करना कहते हैं कि सलाम मिनहाज, ये वाक़या मेरे साथ पर्सनली पेश आया था। आज से तकरीबन 7 साल पहले पेश आया था। वो घर हमने शिफ्ट कर लिया है और उधर हम 17 साल रहे थे। वो अपार्टमेंट ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया में वाक़े है। जब ये हमारे साथ नहीं, एक सेकेंड, फिर में वाक़े है। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो उन फ्लैट्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक घर था जो बहुत सालों से बंद था, बंजर था, और वहाँ के लोग बताते थे कि वहाँ एक हिंदू फैमिली रहती थी। किसी ने उनकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। पहले तो सुनने में लगता था कि वहाँ के लोग हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं या हमसे मजाक कर रहे हैं, बट इस बात की हकीकत का तब जब पता चला जब ये हमारे साथ खुद हुआ। जैसे अक्सर रात के 3-4 बजे पायल की आवाज़ आना, या जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं ऐसी आवाज़ें, या जैसे बच्चे रात के 3 बजे क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत चहल पहल हो उस घर में। फिर सर्दियों की बात है, मैं, मेरी बहन और वालदा सो रहे थे। मैं बाय मिस्टेक रास्ते में सो गई थी। मुझे लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे। मुझे लगा कि कोई मुझे दरवाजे की तरफ घसीट रहा है। क्योंकि सर्दियां थी तो मैंने सर तक ब्लैंकेट लिया हुआ था और रूम में अंधेरा बहुत था। मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाई और मेरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। फिर जब थोड़ा ब्लैंकेट हटा के देखा तो एक शैडो देखा जो एक औरत का था जिसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करके आयतुल कुर्सी पढ़ी और उठ के बैठी चीखते हुए। मेरी चीख से मेरी फैमिली भी उठ गई और फिर मेरी अम्मी ने मुझ पे दम वगैरह किया। मुझे उस वक्त तो सुला दिया, बट फिर मेरे साथ ये तकरीबन वाकया होने लगे। वो औरत मुझे ख्वाब हो या हकीकत अक्सर और बेशतर नजर आने लगी। कभी ऐसा लगता सोते हुए मेरे कोई तकिया घसीट रहा है, कभी मेरे बाल खींच रहा है, कभी मेरे कान में इतनी तेज पायल की आवाज आती जैसे बिल्कुल रूम में कोई चल रहा हो। फिर एक रात ऐसा हुआ कि मैंने एक ख्वाब देखा। मैं अपनी फैमिली के साथ बैल्कनी में खड़ी हूं और दूसरे कमरे में वो औरत वाइट साड़ी और खुले बालों के साथ खड़ी है। उसका चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, मगर फिर भी मैंने ये आइडिया कर सकती थी कि वो बहुत भयानक है। उसके हाथ में हमारे घर में एक वजीफे की किताब थी, वो मौजूद है और वो बहुत शदीद हालात में है, जबकि वो वजीफे की किताब हमारी अम्मी मस्जिद में दे चुकी हैं। खैर, उसके हाथ में वो किताब थी और उसने ख्वाब में मुझसे मुखातिब होकर कहा कि मैं इस किताब से नहीं जाऊंगी। उसने एक सूरत का नाम बताया जो आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे आज तक उस सूरत का नाम याद नहीं आता। उसने कहा था ये सूरत पढ़ोगी तो मैं जाऊंगी, वरना तुम जाओगी। और आप यकीन करें उसके कुछ महीने बाद ही हमें कुछ रीजंस की वजह से वो घर अर्जेंट शिफ्ट करना पड़ा। हमें उस घर को छोड़े हुए 7 साल हो गए। जैसे मैंने पहले बताया कि उस घर को छोड़ते ही मेरे रिश्ते भी बहुत आए और आज मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरी ईमेल और भी लंबी हो जाएगी, वरना और भी बहुत सारे किस्से जो मैं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन कभी किसी और दिन। चलिए, उम्मीद करते हैं हुमा कि अब आप बेहतर फील कर रही होंगी।
साल पहले हम लोग नाज़िमाबाद में एक घर में शिफ्ट हुए। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारा घर काफी पुरसुकून इलाके में था। रात के टाइम वहां बहुत सन्नाटा हो जाता था और हमारे घर 2 मंजिला बना हुआ था, जिसमें से नीचे ग्राउंड पे 2 शॉप्स थी और फर्स्ट फ्लोर और शॉप्स दोनों खाली थी। सिर्फ सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे। फर्स्ट फ्लोर और शॉप खाली रहने की वजह ये थी कि वो हॉन्टेड थी, जो हमें शिफ्ट होने के बाद पता चला। जिस दिन हम शिफ्ट हुए वो तो हम सब सो रहे थे। ऐसा लगा सहन में कोई चल रहा है। मैं और मेरा भाई रूम में थे। फिर जब भाई की आंख खुली तो वो पानी पीने किचन में गए तो देखा फ्रिज के पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। भाई डर कर जल्दी से रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह भाई ने सब घर वालों को बताया तो वो भी परेशान हो गए। फिर एक रात हम शादी से देर में घर वापस आए और घर का मेन गेट खोलकर अंदर आए तो देखा कि फर्स्ट फ्लोर का गेट जो लॉक था वो खुला हुआ है और रूम की लाइट और फैन ऑन है। हम सब बहुत डर गए और सब अपने रूम में चले गए और सो गए। रात को देर से वालदा की आंख खुली तो उन्होंने देखा वही छोटा बच्चा उनके सर के पास खड़ा था। वालदा घबरा गई और अगले दिन सब घर वालों को ये बात बताई। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे परिंदे थे जो अपने आप सब मर गए और घर में जितने भी प्लांट्स थे सब मुरझा गए। हमने मालूम करवाया तो उस घर में फर्स्ट फ्लोर और शॉप में जिन्नात का बसेरा था और एक बच्चे की डेथ भी उस घर में हुई थी। फ्रेंड्स, एक दिन मैं और भाई घर पे अकेले थे तो रात में अचानक नीचे फर्स्ट फ्लोर की लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। अब बातों की भी आवाज आ रही थी। हम दोनों बहुत डर गए। हमें रोजाना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती थी। फिर हमने वो घर छोड़ दिया। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसे कोई वाकयात पेश नहीं आते और हमारी फैमिली नमाज पाबंदी से भी पढ़ना शुरू कर दिया। चले सनम साहिबा हैं जिन्होंने अपनी एक और ईमेल हमें भेजी है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। आपको भी। मिनाज, मेरा नाम शम्सु कमर है। मैं नॉर्थ कराची 12 दरी पे रहता हूँ। मिनाज, ये मेरे वालिद साहब का वाक़या है। ये बात तकरीबन 20 या 22 साल पुरानी है, जब मेरे वालिद की उम्र तकरीबन 12 साल की होगी। गर्मियों के कड़क दिन थे और दिन 2 बजे का टाइम था, जब हर कोई दिन में आराम कर रहा होता है। तब मेरे अब्बू और मेरे चाचू लोग एक दरिया के किनारे फिश का शिकार करने गए। वहां जाके सब अपने अपने काम में लग गए, मतलब मछली पकड़ने में। जाल दरिया में डाल के कुछ टाइम गुजारा ही था कि अचानक अब्बू को दरिया के पास एक दुल्हन नजर आई और वो हाथ के इशारे से मेरे वालिद साहब को बुलाने लगी। मगर अब्बू परेशान हो गए कि इस टाइम इतना कीमती लिबास में कौन हो सकता है। फिर देखते ही देखते वो दुल्हन जैसे दिखने वाली लड़की पानी के ऊपर चलती हुई अब्बू के पास आने लगी, जैसे पानी नहीं एक रोड हो। वो पानी के ऊपर अजीबाना तरीके से चल के आई। उसके पैर गीले हुए, ना वो पानी में डूबी। अब्बू के जैसे ही करीब आई, अब्बू की हालत अजीब हो गई, क्योंकि वालिद परेशान हो गए कि हवा से उड़ के आई है या चल के। अब्बू के जैसे करीब आई, अब्बू ने वहां से ऐसी दौड़ लगाई जैसे पूरे गांव की बलाएं उनके पीछे लग गई। मिनाज, अब्बू घर आके बीमार हो गए, तेज बुखार हो गया, मगर कुछ टाइम बाद उनका बुखार उतर गया। लेकिन फिर वो रोज अब्बू के ख्वाब में वो दुल्हन आने लगी और वालिद साहब नींद में ही जोर जोर से रोने लगते। मेरे दादा जान मस्जिद के इमाम थे। जब अब्बू डर जाते थे तो दादा जान उनके ऊपर दम कर देते थे। असल मसला अब शुरू हुआ, आगे सुने। शादी की पहली रात बहुत तेज तूफानी बारिश हुई।
उस रात बाहर बारिश के साथ साथ छन छन पायल की आवाज आती और गेट नॉक होता। जब अब्बू गेट खोलते तो बाहर गुप अंधेरा और तेज बारिश के सिवाय कुछ नजर ना आता। खैर, वालिद साहब शादी के बाद भी इसी तरह नींद में सोते हुए जोर जोर से रोने लग जाते, चीखने चिल्लाने लगते। उनको वही दुल्हन नजर आती। खैर, वक्त गुजरता गया और मेरी बहन पैदा हुई, मगर सिलसिला वैसे ही चलता रहा। वैसे ही ख्वाब में वालिद साहब डर जाते, मगर इस बार अब्बू को एक बच्चा नजर आता और वो बच्चा अब्बू के सीने पे बैठ जाता और इतना वजनी हो जाता कि अब्बू की कई बार सांस रुक जाती। जब मामला बहुत हद तक बढ़ गया तो हमने एक मौलाना को दिखाया, तो उस मौलाना ने ये कहा कि इन पे जो औरत का साया है वो इनके निकाह में शामिल हो गई और अब उसी औरत दुल्हन की औलाद पैदा हो चुकी है मेरे वालिद साहब से। फिर ये कहा कि अब सारी जिंदगी मेरे वालिद को यही मसला होगा और उनकी जिन चुड़ैल के बच्चे पैदा होते रहेंगे और नस्ल बढ़ती जाएगी। बिना सब परेशान हैं। अब नींद में मेरी वालदा को सेम वही बच्चे का ख्वाब भी नजर आता है और देखते ही देखते वो इतना वजनी हो जाता है कि वालदा की सांस रुक जाती है और अम्मी जोर जोर से नींद में रोने लगती हैं। प्लीज़ हमारी फैमिली के लिए दुआ करवाएं। अब मामला ये हो गया है कि हम सब बहन भाई जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, मगर घर में जो भी रिश्ता आता है किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं। प्लीज़ किसी ऐसे आलिम या बाबा का नंबर दे दें जो हमारी हेल्प कर सके। शम्स कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा। सबसे पहले तो अफसोस कि आपके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं अभी भी फ्रेंकली स्पीकिंग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया हूँ, इस जो आपके साथ वाक़या पेश आ रहा है। दूसरी बात रही आलिम की, मैं तो किसी को नहीं जानता, साफ है, और अल्लाह मियाँ आपकी मदद, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और अगर कोई साहब या साहिबा कोई ऐसे किसी शख्स को जानते हैं या कोई ऐसे शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं तो वो हमें ईमेल करें। अगर हो सका तो हम आपके साथ उनका नंबर शेयर कर लेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। ये वक्तन फवक्तन हमारी लाइन खुद ब खुद चल जाती है, खुद ब खुद बंद हो जाती है, पता नहीं मुल्क के हालात की तरह ही है। खैर, बढ़ते हैं अपने कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मेरा नाम जैनब है, क्लिफ्टन कराची से कॉल कर रही हूँ। जी जैनब जी मिनहाज भाई, वो आप केयू कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे ना, उसके वाकयात बता रहे थे। जी जी तो हमें मिनहाज भाई, आपको मेरी आवाज सही आ रही? जी बेहतर आ रही है, आप बताइए, बोलिए। बताया था काफी अर्सा पहले कि वहाँ पे मैं 1996 में होती थी गर्ल्स हॉस्टल में ना। सही। तो हमारा तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था, तो मैं हॉस्टल में स्टे करती थी। तो वहाँ पे है रूम नंबर, ऊपर का कमरा, नीचे के कमरों में कोई सारे सही हैं कमरे, और ऊपर जो कमरा है रूम नंबर 74, उसमें किसी बाबा का असर है ना, कोई बाबा रहते हैं, जैसे उनकी रूह होगी, कोई जिस्म तो नहीं है। सही। तो 74 नंबर जो कमरा है कराची यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल का, तो जी पर है वो, और वो उसमें एक लड़की HJ इंस्टीट्यूट की थी, वो पिंडी से आई हुई थी, वो PhD की स्टूडेंट थी। तो भाई वो उसमें ना, तो वो रात को एकदम डर गई। तो वो ऊपर 78 नंबर कमरे में उसकी एक फ्रेंड थी, वो भी पिंडी की थी, तो वो बकाई की स्टूडेंट थी, बकाई मेडिकल की। तो वो उसके पास आई, कहती है कि मेरा कोई बेड हिला रहा है। तो उसने यकीन नहीं किया, वो मेडिकल स्टूडेंट थी, वो कहती तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। तो वो इतनी सीनियर लड़की थी PhD की, तो वो इतना डरी हुई थी। तो खैर वो कहती है नहीं तुम मेरे साथ सीमा चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो वो खैर वो मेडिकल स्टूडेंट जो थी वो गई, तो लेट गए दोनों बेड पे। तो बातें करते करते जैसे थोड़ी सी इनकी नींद लगी, तो बेड हिला दोबारा, तो एकदम चौंक के उठे। तो उसने कहा नहीं, वो सीमा ने कहा कि नहीं फरजाना, ये वहम है हमारा, तुमने ऐसी बातें की है तो हमें लग रहा है ऐसा, चलो सो जाओ। तो वो दोबारा सोए ना, जब नींद थोड़ी सी आई तो दोबारा बेड हिला, और बहुत जोर से हिला था। तो मकसद है कि कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी, इतनी जोर से वो हिलाया किसी ने बेड, तो था कोई भी नहीं वहाँ पे। और सीमा और फरजाना दोनों कमरे से बाहर भागे। सीमा फिर आई फरजाना के कमरे में, तो रात को वहीं 78 नंबर में सोई कमरे में। फिर इन्होंने सुबह जो है वो बगैर प्रोवोस्ट की इजाजत के किसी से कुछ कहा नहीं, और बस वार्डन को शायद बताया था। तो वार्डन जो हमारी है वो कहती थी कि ये ना बाहर बात ना बताओ, तो मकसद है बदतमीजी होती है। और ये तो वो मेरे बराबर वाले 13 नंबर कमरे में नीचे शिफ्ट हो गई ग्राउंड फ्लोर पे ना। तो काफी डरी डरी रहती थी वो, लाइट इमरजेंसी लाइट ऑन रखती थी रात को। मैं कहती थी और मुझे कहती थी कि तुम मेरे कमरे में सोना। तो खैर मैं सोने लगी उसके कमरे में जाके, अलाउ नहीं है, लेकिन मैडम ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा फरजाना लाइट क्यों जलाती हो? तो कहती यार मुझे डर लगता है, और पढ़ती थी कुरान पाक और सूरतें वगैरह ना। तो मैं बहुत पूछा क्या बात है क्या बात है, तो उसने कभी नहीं बताया। लेकिन उसने मुझे कभी सही से बताया नहीं। लेकिन वो जो बकाई की स्टूडेंट थी ना सीमा, उससे मैंने बहुत पूछा, तो उसने मुझे सारी बात बताई कि वाकई में उस कमरे में कुछ है, मैं भी गई थी और वो बेड हिला था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो ये है कि काफी शहर से अलग से बनी हुई है, और इतना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सी चीजें जरूर हैं। और मकसद है कि ये पक्की बात है कि 74 नंबर जो कमरा है ना, उसमें कुछ है। बल्कि अभी एक मेरी कजन की बेटी यूनिवर्सिटी में रहती है, वहाँ हॉस्टल में रहती है, फार्मेसी कर रही है। तो मैं उससे भी कभी पूछूंगी इन कमरों के बारे में, तो फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी तो बहुत पुरानी बात होगी, 1996 की बात है ये। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, रुकिएगा, आपको आवाज आ रही है हमारी? जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अगर फोन चल रहे हैं तो हम जल्दी से ज्यादा कॉल्स ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? कामरान बात कर रहा हूँ कराची।
जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी कामरान साहब, आप बताइए, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है आज तक? जनाब कोई ऐसा मेरे साथ तो वाकया पेश नहीं। अच्छा, मैं बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहता हूँ और आपके आवाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसी आपकी तबीयत है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इंटर का। अच्छा, तो आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आए हैं या आप किसी अपने रिश्तेदार का वाकया बताएंगे? नहीं भाई, वो असल में हम लोग दोस्त के साथ रात को स्टडी जब करते हैं उसके घर में, तो कभी कभार कुछ ऐसा लगता जरूर है, पर देखा नहीं गया आज तक। अच्छा, आपको महसूस होता है लेकिन आप यकीन के साथ नहीं कह सकते? महसूस ऐसा होता है कि जैसे हम कमरे में बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो किसी ने बाहर लाइट बंद कर दी, गैलरी की या दूसरे रूम की लाइट ऑफ हो गई, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत होती है जब स्टडी करने बैठते हैं। अच्छा, ये होता है बस। और उसके अलावा तो हमें तो अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई सामने आया है, नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी सलमान। अल्लाह हाफिज। क्या बोले अब, किसको क्या बोले। खैर, आमिर मसूर साहब, आपका हमें मैसेज आया है। आप लोग का मैसेज हम इस तरह कर लेते हैं, फेसबुक पे आप लोग अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें। मिनहाज, ये रमज़ान की बात है और एतिकाफ में मैं बैठा हुआ था और वो जागने वाली रात थी। मैं और सारी रात इबादत करने के बाद सुबह के वक्त फजर के बाद जब मस्जिद खाली हो चुकी थी, सब थके हुए थे और सब सोने के लिए लेट गए थे। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ बाकी थे। कुछ देर के बाद मैंने नोटिस किया कि हुजरे के बाहर से तिलावत की आवाज आ रही और बहुत देर तक ऐसी आवाज आई। सुबह हो चुकी थी और मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने हुजरे के बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तिलावत की आवाज बंद नहीं हो रही थी। तो मैंने हर हुजरे में झांक के देखा कि किसी भी हुजरे में कोई भी तिलावत नहीं कर रहा था।
मैं थोड़ा घबरा गया, तो मैं जल्दी से अपने ही हुजरे में वापस आ गया। मेरी इस एक्टिविटी से मेरे एक साथी की आंख खुली। मैंने उन्हें बताया कि मुझे तिलावत की आवाज़ आ रही है और बंद नहीं हो रही, लेकिन कोई भी तिलावत नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे फौरन चुप करा दिया और कहा, ये किसी को नहीं बताना, जो 2 रकात नफल अदा करके आओ और जाओ, फौरन 2 रकात नफल अदा करके आओ। और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं अपने हुजरे में वापस आया तो हैरान हो गया कि हसीब भाई सो चुके थे। अब मुझे आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मैं उस वक्त हैरान रह गया। जब मैंने सुबह उठकर हसीब भाई से शेयर किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी तुमसे कोई बात नहीं हुई, और मैंने बताया तुमने मुझे 2 रकात पढ़ने को कहा। तो वो हैरत में थे कि उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर, वो मेरी लाइफ का पहला और आखिरी वाक़या था, फिर कभी कुछ ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए हैं। आमिर साहब सॉरी, ये जो वाक़या था ये आई थिंक इनकम्प्लीट था, या मुझे भी समझ नहीं आया। खैर, हिबा बेग जो है उन्होंने अपना एक मैसेज भेजा है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया। मगरिब का वक्त था। मेरे मामू सोसाइटी की कब्रिस्तान में रिश्तेदारों की कब्र पे फातिहा पढ़ने गए हुए थे। चलते चलते वो कब्रों के नाम पढ़ते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक कब्र खुली हुई है और उन्हें उसमें कुछ हड्डियां पड़ी हुई नजर आईं। फिर वो जल्दी जल्दी आगे जाने लगे तो उन्हें एक और कब्र खुदी हुई नजर आई जिसमें एक औरत लेटी हुई थी और वो मामू को गुस्से से देख रही थी। मेरे मामू भाग के वहां से निकल आए। रात में उन्होंने अपने नाना को ख्वाब में देखा जो कह रहे थे कि बेटा, दूसरों की कब्र में ना झांका करो और कब्रिस्तान के नाम पढ़ना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद से मामू कोशिश करते हैं कि वो कब्रिस्तान में दिन ही दिन में फातिहा पढ़ के आ जाए करें। ऑफिशियली ये कब्रिस्तान बंद हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ कब्रों को फ्लैट करके नई कब्र बना दी जाती है। बिल्कुल हिबा, आप सही कह रही हैं। ये कब्रिस्तान जो है आज से 30 साल पहले बंद हो चुका है, लेकिन मेरे वालिद साहब की भी कब्र इधर है, मेरे दादा की कब्र इधर है, मेरी दादी की कब्र इधर है, मेरे नाना की कब्र इधर है, मेरे नानी की, मेरे पूरे ख़ानदान की कब्र इधर है। और अगर हमें भी मौका मिला तो मेरी भी इन्हीं के करीब करीब में होगी। लेकिन ये जो बात आपने की है क्योंकि इस कब्रिस्तान से तो मेरा बड़ा ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब की कब्र है, मतलब मेरे हर रिश्तेदार की कब्र इधर है, तो मेरा तो जाना ही होता है हर वक्त। तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और ये बात मुझे समझ नहीं आई कि दूसरों के नाम, खैर आपने बताया ना कि आपके मामू के ख्वाब में आपके नाना नजर आए, उन्होंने कहा कि दूसरों की कब्र के नाम नहीं पढ़ने चाहिए। वैसी एक मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमें बोला जाता है कि कब्र पक्की होनी ही नहीं चाहिए। हम सब तो अपने अपने अजीज़ों की, रिश्तेदारों की कब्र फौरन मार्बल से बनवा देते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत। अब तो नई जदीद से जदीद तरीके आ गए, डिज़ाइन आ गए, उस पर महंगे तरीन पौधे लगते हैं। लेकिन असल तरीका जो बोला गया है वो है कि बिल्कुल बस आप दफनाएं, ऊपर एक कोई पक्की कब्र ना हो। और वो इसलिए भी, वो इसी वजह से कहा गया है। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या आइडिया नहीं है। सिंपल बात यह है कि अगर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही वैसे वैसे अमवात बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो अगर आप पक्की कब्रें बनाना शुरू कर देंगे तो आपके पास ज़मीन कम पड़ जाएगी। मतलब पूरी दुनिया में ही आप सोचेंगे कितनी कब्रें बन जाएंगी और रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। शायद क़यामत में भी इसी वजह से कहा जाता है कि एक कब्र से 70 मुर्दे या पता नहीं ज़्यादा ही लोग निकलेंगे। 70 मुर्दे निकलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही वजह है। खैर, तो नाम वाली बात जो है वो मुझे अभी तक स्ट्राइक करी कि क्यों ऐसा हुआ।
जनाब अपने शो के आखिरी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि इस कॉलर के बाद हम आपको बताएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे? मैं हुमा बात कर रही हूँ। जी हुमा साहिबा, क्या करती हैं आप? असल में मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आप और साइकोलॉजिस्ट? मुबीन अख्तर के साथ मैंने काफी काम किया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया मिनाज, बिकॉज के मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, कुछ बातें बहुत सही है। मैं आपको यकीन बताऊं कि मैं इतनी पोलाइटली हूँ, इतनी सिंसियर हूँ, मेरे अपने ही घर वाले, मेरे अपनी बहन भाई मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि यू कांट इमेजिन। और कभी आप मिले ना तो मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे हमले होते हैं कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ, और ऐसी ऐसी शक्लें मुझे नजर आती है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ये क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मेरे साथ तो बहुत वाकये हुए हैं। मैं नूरी बाबा के मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि यार तुम नूरी बाबा का मजार है ना पापोश में जो है, सही, तो वहां पर गई अपनी अम्मी को लेकर, मतलब असीर और मगरिब के बीच में। बस मेरी माँ को नफरत नहीं है, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ मुझे हमेशा उसके साथ बुराई होता है मेरे लिए। सही। तो मुझे किसी ने नूरी बाबा को कहा, तो मैं असीर और मगरिब, एक तो एकदम से एक लड़की आई मुझसे बात की, धमाल डालना शुरू कर दिया। मैं आई एम स्केयर्ड, मैं थोड़ा सा पीछे हट गई, किसको क्या हो गया। फिर दो भाई एक लड़की को लेकर आए, लड़की वाकई से सी सो ब्यूटीफुल, नो डाउट। और उसके बाद वो बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ ले कि नशे में थी क्या थी, पर उनको जबरदस्ती नूरी बाबा की जो जाली है ना वहां पर हाथ थाम दिया, मतलब पकड़वा दिया, और वो चीखने लगी। उसकी अंदर से मर्दों की आवाज आई कि नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे वो, और मैं बड़ी परेशान, आप यकीन करो मैं डरी नहीं, लेकिन मैं वो जाली को बार बार जाकर छू रही थी कि मुझे कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है। सही। इधर की भी और लड़कियां, उधर की भी लड़कियां, सब जाली को मतलब ये समझे कि हाथ पकड़ पकड़ के और धमाल डाली, लेकिन वो जाली को क्यों नहीं छोड़ा? क्या वो कोई मैजिक है? क्या था वो? हमें क्यों नहीं पकड़ा उस जाली ने? और उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मरते जैसी आवाज आ रही थी। तो मैं एक आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट, मैं मुबीन अख्तर के साथ काम करती हूँ। मैंने इतने थीसिस बनाए, इतने असाइनमेंट बनाए, बट मैं कहती है, और मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, मैं ना आज आप मानो या ना मानो, ये कब्रिस्तानों में ये जादू जो है ना, इसकी किताब में 29 पारे हैं, कुरान तो 30 कर दिया ना, जिसमें सूरह फलक को सूरह नास है। ये हिंदुओं की किताब है, ये कब्रों में जाकर ये मुर्दों को जो खराब होते हैं ना उनको कैद करते हैं, और फिर वही ऐसे ड्रोने शक्लें देखकर ये लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, घर बर्बाद हो रहे। प्लीज आप इसको भी डिस्कस करें, ये मजाक नहीं है। अच्छा, तो आप अपना वाकया बता रही थी कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? कोई मेरे साथ यही वाकया पेश आता है कि अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, उसके बाद मैं चारों कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, लेकिन आपके प्रोग्राम के बाद मैं लाजमी कह रही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज शायद नजर आएगी। तो क्या ये आपके दिमाग का तो वो मेरा दिमाग का फतूर भी हो सकता है, आप सही कह रहे हो, मैं जिसको एग्री कर रही हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज है। किसके पीछे? कि आपके साथ कोई वाकया जो पेश आ रहे हैं? मेरे पीछे तो ये वाकया है कि मैं तो पता नहीं शुरू ही से मेरे साथ, मैं जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता चला जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं इस चीज को नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छी खासी घर है, बसा हुआ है, तलाकें हो रही हैं, है कुछ इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो पर्दा है जो कि हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे। मतलब मुझे लगता है हम लोग फाइंडिंग नहीं कर पा रहे। चले या छुपाया जाता है इसको, या डिसअपियर किया जा रहा है, हिडन किया जा रहा है, लेकिन ऊपरी शय जो होती है ना, मिनाज आप मानो या ना मानो, ये जादू के जरिए इसको कैद करके इस अमलियात हो रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और आज के इस इतने सारे मसले मसाइलों के बाद आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं कि ना इंटरनेट सही चल पा रहा है, ना टेलीफोन सही चल पा रहा है, ना बस पता नहीं। खैर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही
तो आप लोगों से अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि 3 बातें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिनमें से 2 जो हैं वो वक्त के साथ साथ आएंगी सामने। एक ये है कि अभी हम शो ख़त्म करके ही फ़ौरन आई थिंक फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव पे जाएंगे, तो आप लोग हमें फ़ौरन ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सर्च कीजिए instagram.com/मिनहाज अली अस्करी, MINHAJALIASKARI, मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और आई थिंक हम 10 मिनट के बाद ही वहाँ पे ऑन एयर और लाइव जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है वो दोबारा से एक्टिव हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, आज से ही वो एक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग हमें YouTube पे फ़ौरन ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो फ्राइडे की वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, मसरूफियत की वजह से नहीं सुन पाते, कोई वजह होती है जिसकी वजह से नहीं सुन पाते, तो उनके लिए, या वो तमाम लोग जो बाहर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो हमें YouTube पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग भी YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी पुरानी एपिसोड्स भी सुन सकते हैं और आने वाली एपिसोड्स भी वहाँ सुन सकते हैं। youtube.com/मिनहाज अली अस्करी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं दोबारा से फेसबुक पे हमारी टीम जो है वो अपडेट कर देगी आप लोगों को, तो वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। अंटिल देन अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। बस इस शो के एंड में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये बात झूठ है, ये वाकया झूठा बता रहे हैं, ये बेकार है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये बेकार बात है, ये वो है, इस तरह की भी मैसेजेस आ रहे होते हैं और सबकी ओपिनियंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये आपकी सिर्फ ओपिनियन है, सच्चाई नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये वाकया झूठा है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये उसी वक्त अंदाजा होगा आपको जब आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आएगा। ये उसी वक्त आपको अंदाजा होगा कि जब आप अपने ही कमरे में अकेले मौजूद होंगे, या अपने दफ्तर में अकेले होंगे, या सफर कर रहे होंगे अकेले होंगे, और आपका सामने एक ऐसे मखलूक सो जाए जिसका ताल्लुक इंसान से नहीं, तो शायद आप इस बात पे यकीन करने लगे। हो सकता है कि अभी आप जिस कमरे में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, वहां आप अकेले ना हो।